मैं उम्र में 12 साल की हूँ। मेरे दादाजी हवेली के एक गंदे कमरे में बीमार औरतों को भेजते थे और 7 दिन के बाद वो बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाती थी। दादाजी सिर्फ औरतों का इलाज करते थे। एक दिन मैं खुद कमरे में जाने लगी तो मम्मी ने पकड़कर मुझे बहुत मारा और कहा, खबरदार इस कमरे के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। एक रात मैं बीमार थी और मैंने सोचा दादाजी की उस गंदे से कमरे में जाती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई और चक्कर खाकर मैं बेहोश हो गई। क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 12 साल की थी। मेरे दादाजी गांव के छोटे से डॉक्टर थे। हमारी एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी उम्र उस समय कम थी, इसलिए मेरे दिल में हमेशा ये जानने की इच्छा होती थी कि आखिर इस कमरे में क्या होता है। वो कमरा मेरे दादाजी का था। देखा जाए तो वो कमरा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। मैं सारे घर में इधर उधर घूमती फिरती थी, क्योंकि 7 भाइयों की मैं इकलौती बहन थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी। लेकिन उस कमरे के पास जाने की मुझे भी इजाज़त नहीं थी। मेरे मम्मी कहती थी कि तुमको इस कमरे में कभी नहीं जाना है, ये गंदा वाला कमरा है, घर का फालतू सामान यहाँ रखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पर घर का गंदा सामान रखा जाता था तो मेरे दादाजी उस कमरे में औरतों को क्यों भेजते थे? और 7 दिन तक औरतें वहाँ से बाहर नहीं आती थी। 7 दिन के बाद वापस आती और फिर अपने घर को चली जाती। उनके लिए 7 दिन का खाना पानी भी सब उसी कमरे में लाया जा करता था। जब उस कमरे में कुछ नहीं था तो 7 दिन तक लोग वहाँ क्या करते थे, और वह भी औरतें। और 7 दिन बाद औरतें सही सलामत बाहर आ जाती थी। जबकि मेरी मम्मी मुझे डराया करती थी कि वहाँ नहीं जाना, वरना तुम्हें कोई चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। एक बार सुबह सुबह मुझे एक औरत के रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरे दादाजी घर के आंगन में बैठे थे और एक औरत मेरे दादाजी के कदमों में बैठी थी। कह रही थी कि आप मुझे भी इस कमरे में भेज दे, आपको ऊपर वाले का वास्ता है, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादाजी उसे कहने लगे कि बेटी बात तो समझो, तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आना। वो कहने लगी कि मुझे अभी इजाज़त मिली है, अगले हफ्ते मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, मेरे घर पे मेहमानों का आना है, वो 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकती है, कृपया करें मुझे अभी इस कमरे में जाने दे। मैं घर के अंदर खड़ी थी, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी और मैं छुपकर यह सब देख रही थी। फिर वो औरत बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दी। दादा ने कहा कि शोर मत करो, तुम्हारी जगह बनवाने की कोशिश करता हूँ। जगह बनाने से दादाजी का क्या मतलब था? कि वो कमरा औरतों से भरा हुआ था, वहाँ जगह नहीं थी? ऐसा भी वहाँ पर क्या होता था? अभी मैं ये सोच रही थी कि मुझे पीछे से सर में हल्का सा थप्पड़ पड़ा और मेरी माँ ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था मैंने। कहा मैं कुछ नहीं कर रही थी। मम्मी हमेशा मुझे उस कमरे में जाने से मना करती थी, मुझे छोटी छोटी बातों से रोकती थी। मेरे भाई तो सब कुछ करते फिरते थे, इसलिए मैं भी सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि तुम हर जगह नहीं जा सकती हो, पर इंसान की फितरत होती है कि जिस काम से उसे रोका जाए वही काम करने के बारे में वो सोचता है। अब मैं अपनी मम्मी के साथ जिद बना ली और इरादा कर लिया कि मैं जानकर ही रहूँगी कि उस कमरे में क्या होता है। एक बार मेरे पास मेरी एक दोस्त आई और कहने लगी, आ जाओ खेलेंगे, मैं पूरा दिन तुम्हारे घर में ही रहूँगी। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे इजाज़त मिल गई मेरे घर में रहने की? तो तुम्हें इजाज़त नहीं मिलती, तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें कहीं नहीं जाने देते। तो उसने बताया कि मेरी माँ कहीं गई हुई है 7 दिन के लिए इलाज करवाने के लिए। बाबा भी सुबह काम पर चले जाते हैं, इसलिए मैं मौका देखकर आ गई हूँ। मैंने कहा फिर तो 7 दिन के लिए लगता है तुम्हारी माँ मेरे घर आई होगी। वो हैरान हुई कि मेरी माँ तुम्हारे घर क्यों आएगी, वो तो किसी और शहर में गई है। मैंने कहा कि
तुमसे झूठ बोला है। आजकल जो भी औरत 7 दिन के लिए घर से गायब होती है वो मेरे ही घर आती है। मेरे दादा उसका कोई इलाज करते हैं। वो कमरा देख रही हो ना, वहाँ पे छोड़ देते हैं उनको 7 दिन के लिए। फिर उस कमरे में खाना भी जाता है और पानी भी और बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी। वो कहने लगी, फिर तो मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा कि इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी, वहाँ किसी बच्चों को नहीं जाने देते। जाने नहीं देते तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे। हमको कौन सा सबको बताकर जाना है कि हम अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो बड़ी बेइज्जती होगी। कहने लगी कि कुछ नहीं होगा, जान से तो नहीं मार देंगे ना। मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, उनसे बात करनी है, पूछना है उनसे कि उनको ऐसी कौन सी बीमारी है कि वो 7 दिन के लिए घर से बाहर चली गई। छोटे छोटे भाई बहनों को मेरे हवाले करके पूरा दिन मैं काम करती हूँ, थक जाती हूँ, यार मेरी मदद करो। मैं अपने दोस्त के कहने पर उस कमरे के करीब चली गई और सीढ़ी लगाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। मेरी सहेली सीढ़ी को पकड़े रखी थी और मैं ऊपर चढ़ रही थी। जैसे ही मैं अंदर झांककर देखने वाली थी, वैसे ही मेरे कानों ने कुछ सुना। मेरी मम्मी की आवाज़ थी जो मेरी सहेली को डांट रही थी और मेरी सहेली को मार भी रही थी। मुझे भी मेरी माँ ने देख लिया और सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया कि नीचे गिरा दूंगी मैं, जल्दी नीचे आओ। मैं जल्दी जल्दी नीचे आई और मुझे पता था कि मेरी अच्छे से पिटाई होगी, और वही हुआ। मम्मी ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। मेरी सहेली को भी कहा कि तुझे क्या है, इस कमरे से क्यों ये सब कर रही है, आज नहीं छोड़ूंगी। बहुत मारा मुझे, मेरी सहेली को भी, और उसे घर से निकाल दिया। शाम को बाबा को भी यही बात बताई तो बाबा ने भी मुझे डांट दिया। जबकि आज तक तो जब मम्मी बाबा से मेरी शिकायत करती थी तो बाबा यही कहते थे कि मेरी लाडली बेटी को कोई कुछ ना कहे, उसको तो सब माफ़ है, जो करती है करने दो। लेकिन आज तो बाबा ने भी मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा कि आइंदा तुम इस कमरे के पास नहीं जाओगी। सुन लिया सुमन, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मुझे मेरे माँ बाबा मना कर रहे थे, उतना ही मेरे अंदर जिद गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैंने उस कमरे से चीखों पुकारों की आवाज़ सुनी। एक औरत चीख रही थी और कह रही थी कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे ये काम नहीं करना। और दादा भी चिल्लाकर कह रहे थे कि बेटी अब आई हो तो यह काम करना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से 4 और औरतों को मना किया है मैंने, यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। दादा ने कहा यहाँ जगह बहुत मुश्किल से मिलती है और अब तो तुम इरादा नहीं बदल सकती। वो औरत रोने लगी और मैं सोचने लगी कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक दफ़ा मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी कि डर गई। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे बाबा भी जाग गए और मम्मी भी। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मम्मी के मैं गले लग गई और रोने लगी। मेरे बाबा ने कहा कि क्या हुआ है इसको। मेरी माँ ने कहा कि हमेशा उस कमरे के आसपास मंडराती रहती है, कहीं इसने अंदर झाँक कर तो नहीं देख लिया। बाबा और माँ की आंखों में अजीब सा डर था। बाबा ने कहा ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, फिर तो ये सारी ज़िंदगी डरती रहेगी। मैं उस वक्त नींद में नहीं थी, उनकी बातें सुन रही थी। आखिर क्या था उस कमरे में जिसको देखकर मैं सारी ज़िंदगी डरती रहती। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे पास रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझ पर मम्मी की दवाई का असर नहीं हो रहा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरी माँ अपने काम में लगी थी, घर में कोई भी नहीं था। सोचा कि औरतें उस कमरे में जाती हैं तो ठीक हो जाती हैं, कहती हैं कि हमारे सदियों पुराने प्रॉब्लम ठीक हो गए हैं, हमारी 45 साल की बीमारियां दूर हो गई हैं। मुझे तो सिर्फ पेट में दर्द है, अगर मैं 1 घंटे के लिए उस कमरे में चली जाऊंगी तो मेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा।
और यही अच्छा बहाना है। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं वहाँ चली गई। उस कमरे में जाने का कोई दिक्कत नहीं था। आराम से मैं अंदर जा सकती थी क्योंकि उसके दरवाजे के ऊपर इतनी जगह थी कि मैं आराम से उसके अंदर से निकल सकती थी। दिक्कत ये था कि वहाँ जाने से पहले ही किसी न किसी को मालूम हो जाता था और मेरा प्लान नाकाम हो जाता था। लेकिन आज मैदान बिल्कुल साफ लग रहा था। आज मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं था। बाबा घर नहीं थे और दादा भी घर पे नहीं थे। घर के कुछ नौकर भी छुट्टी पर थे। दोपहर का वक्त था। मम्मी अपने कमरे काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी और मेरे पास यही वो वक्त था कि मैं आज उस कमरे में जा सकती थी। मैंने बहुत आराम से सुकून से सीढ़ी को गेट पर रखा और आराम से दूसरी तरफ उतर गई। मैं इस कमरे के अंदर थी। दरवाजे के आगे बड़ा सा पर्दा लगाया हुआ था। पर्दे को हटाया तो सामने अंधेरा था। हालांकि दिन का वक्त था। मैं कमरे के अंदर आ गई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। मैं आसपास देखने लगी, कहीं तो लाइट लगी होगी। कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कमरे के हिसाब से वहाँ 10 कमरे बनाए जा सकते थे। उसको कमरा नहीं कहना चाहिए था, ये तो किसी तबेले जैसा लग रहा था और इतनी गंदी बदबू आ रही थी उस कमरे से। मैं हैरान रह गई। इतनी गंदी बदबू थी कि मैंने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। जल्दी जल्दी स्विच तलाश करने लगी जो मुझे मिल ही गया। 2 से 4 बटन मैंने दबाया तो अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस कमरे में गेहूं रखी जाती थी, लेकिन क्या उस गेहूं को यहाँ से हटाया नहीं गया था जो इतनी बुरी बदबू आ रही थी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की मेरी रूह कांप गई, हाथ पांव कांपने लगे क्योंकि जो मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही थी वो किसी 12 साल की बच्ची के लिए एक बहुत ही अजीब और खौफनाक मंजर था। उस कमरे में कुछ जानवर पड़े थे जो लाइन से पड़े हुए थे, 7 से 8 एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि उन जानवरों के सर औरतों की तरह थे पर जिस्म गाय जैसे थे। मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी, चीखने लगी। वो सारी एक साथ बोलने लगी, डरो नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्यों डर रही हो। और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो अपने कमरे में थी और मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी रो रही थी और मेरे बाप के साथ लड़ रही थी। क्यों करते हैं तुम्हारे पिताजी इस तरह के काम? वो ज़माने चले गए, अब कौन ऐसा काम करवाता है? दूसरों को भी तंग करते हैं। घर में इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो बच्चों का ध्यान तो जाएगा ना। बच्चों की तो आदत है जिस काम से उनको मना करो उनको वही करना होता है। इसका क्या कसूर है? कितनी बुरी तरह डर गई है मेरी बच्ची। अगर डर के मारे इसका दिल बंद हो जाता, वहीं पड़े हुए मर जाती तो हम क्या करते? डॉक्टर के पास ले जाने तक का भी क्या कर लेते हम हम लोग। अपने बाबा को मना करो, अब ये पुराने तरीके छोड़ दे। कोई नहीं करता ये सब। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं कभी माफ़ नहीं करती। तुम सब लोगों को कह रहे थे कि वहाँ तो कुछ नहीं है, बस गेहूँ होती है, पर ये तो इसी घर में रहती है। मेरे बाबा ने कहा, इतनी भी छोटी नहीं है, यह अच्छी भली बड़ी हो गई है, 3 साल तक जवान हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि बस मेरी बच्ची की जान मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। मैं अपने घर में इस तरह की कोई हरकत नहीं होने दूंगी। ख़त्म करो यह सब। वो सारा काम तौबा करे, इस उम्र में इस तरह की हरकतें ना करे। कल को किसी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मा भी हमारे गले में पड़ जाएगा। मैं उठी और मैंने डरना शुरू कर दिया कि मैंने वहाँ गाय देखी थी। उस कमरे में गाय पड़ी हुई थी, लेकिन उसके सर औरतों के थे। ये क्या हो रहा है मम्मी? मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी और मेरी माँ फिर से रोने लगी। अब तो मेरे पापा भी परेशान हो गए। 1 हफ्ते तक मैं इसी तरह डरती रही, चिल्लाती रही। मुझे बुखार रहा, मेरी हालत बहुत बुरी रही, यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया।
मेरे माँ बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया। 3 दिन के बाद मैं कुछ नॉर्मल हुई और फिर मुझे मेरे घर ले आए। एक दिन मेरे दादा और मेरे माँ पापा दोनों मेरे साथ बैठे और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम जिस चीज़ से डरती थी हम तुम्हें उसके बारे में बताना चाहते हैं और तुम्हें इसलिए उस कमरे में जाने नहीं देते थे कि कहीं तुम डर ना जाओ। और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने कहा, वो सब क्या था, मुझे बताइए, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे दादा ने कहा कि ये एक बहुत पुरानी परंपरा है। जो तुमने देखा वो एक तरीका है इलाज का। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ पर कोई गाय नहीं थी, वो सारी की सारी औरतें थी। दरअसल इस तरीके के इलाज में एक ऐसे शख्स को जिसको कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी बीमारी हो, जिसका वो सालों से इलाज करवा रहा हो लेकिन वो ठीक ना हुआ हो, तो 7 दिन के लिए उसे बड़े जानवर की खाल में पूरी तरह अपने आप को लपेट कर गुजारने होते हैं और एक कमरे में पड़े रहना होता है। ये तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि 7 दिन तक जानवरों की खाल को अपने बदन से लगाकर रखना होता है। इसमें से बहुत बुरी बदबू आती है जो आपको बर्दाश्त करनी होती है। खाना भी आपको बहुत ही हल्का खाना होता है। ये अमल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग इसे नहीं करते। पुराने वक्तों में बहुत करते थे, फिर लोग इससे दूर होने लगे क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन एक बार इस तरीके से जिसका जिस्म गुजर जाए तो यह समझो कि वो दोबारा से पैदा हुआ है, उसके सारे बीमारी दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं यह सब करवाता हूँ क्योंकि यह हमारी पुरानी परंपरा है और इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से कोई शख्स जानवर की खाल लपेट कर गर्दन तक बैठा हो तो जाहिर है अजीब लगता है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने नहीं देते थे। बच्चों को यह मंजर दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब तुम हमारे ख़ानदान की एक ही बच्ची हो, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो। सोचा था कि तुम्हें एक बार समझाना ही काफ़ी होगा, लेकिन तुम तो वहाँ पर जा पहुँची। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई और मैंने कहा कि क्या वाकई उससे फ़ायदा होता है? तो मेरे दादा ने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। औरतों के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल है। यह तरीका इलाज सिर्फ मर्दों के लिए था क्योंकि औरतों को 7 दिन तक ऐसे बैठे रहना कोई अजीब सी बात लगती है। लेकिन मैंने औरतों का इलाज भी करवाया। इलाज तो सबके लिए होता है। जब मुझे पता चला ये तो एक इलाज है, इलाज तरीका है इलाज का, तो मेरे दिल से सारा डर निकल गया। अचानक से मैं बहुत नॉर्मल हो गई। लेकिन मेरे माँ और बाबा ने दादा को कहा कि वह यह काम आइंदा नहीं करेंगे। मैंने कहा अपने घर वालों से कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप दादा को यह काम करने दें। ऐसे लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो यह रुकना नहीं चाहिए। बाकी लोग कई कई सालों तक अपने साथ बीमारियां लेकर चलते रहते हैं, इलाज भी करवाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन असर नहीं होता है। अगर इस तरह से लोगों को इलाज मिल रही थी तो हमें ये रोकना नहीं चाहिए था। लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि इस घर में अब यह काम नहीं होगा। कल को किसी रिश्तेदार या किसी मेहमान के बच्चे आएंगे तो क्या हम उनको रोकते फिरेंगे? वैसे भी गांव वाले भी आपके खिलाफ हो रहे हैं। वह कहते हैं कि यह तरीका इलाज औरतों के लिए नहीं था, आपने औरतों के लिए क्यों शुरू किया? हमारे लिए ये कोई प्रॉब्लम बन जाएगा। वैसे यहाँ के लोग थे भी ऐसे ही। ऐसी बातों पर तो लोग मरने मारने पर उतर आते थे। इसलिए दादाजी ने भी प्रॉब्लम समझकर इसे ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी वो मुझे सब कुछ बताया करते थे कि ये सब कैसे होता है, इसके तरीके क्या है, किस तरह से करते हैं, 7 दिन तक कहाँ रखना होता है, ऐसे मरीज को खाने के लिए कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, उसे कितना पानी पीना चाहिए। मेरे दादा मुझे सब कुछ बताते थे। मैं मेडिकल की स्टूडेंट बन गई और डॉक्टर बन गई। मेरे दादा इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सारा तजुर्बा मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया और फिर मैंने इस काम के लिए वहीं पर एक बहुत अच्छी जगह बनाई। उसी जगह को मैंने साफ़ करवा के यहाँ पर टाइलें लगवाई।
एसी लगवाए, छोटे छोटे कमरे बनवाए और उस काम को साफ सुथरे और अच्छे तरीके से शुरू किया। अब यहाँ पर ना सिर्फ गांव के लोग बल्कि आसपास से भी लोग आने लगे। वो 7 दिन के लिए अपने आप को हमारे पास जमा करवा देते हैं और हम उनसे उस काम के पैसे भी लेते हैं और साथ उनकी मदद भी करते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज आता जो पैसे नहीं दे पाता था तो हम उससे पैसे नहीं लेते थे और यह देखकर मैं वाकई हैरान थी कि जो काम बड़ी बड़ी दवाइयाँ न कर सकती थी वो काम इस तरीके से हो जाता था। लोग वाकई कहते थे कि हमें लगता है कि हमारे सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो गए हैं। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मना किया, मुझे कहा कि मैं यह काम नहीं करूं, लेकिन मुझे मेरे दादा की परंपरा को लेकर चलना था। मेरे घर वालों ने मुझे इस काम की वजह से जायदाद देने से भी इनकार कर दिया, लेकिन फिर पता चला कि मेरे दादा ने अपने हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम करके गए थे। हालांकि उनके 7 पोते भी थे, लेकिन शायद वह जानते थे कि मैं इस तरफ चली जाऊंगी। इन्हीं पैसों से मैंने ये छोटा सा काम शुरू किया था और बेशक लोगों का फ़ायदा भी हो रहा था। जब इससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा था तो फिर अमल को रोकना नहीं चाहिए था। कुछ लोग आज भी इसको बुरा समझते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। कानून भी मुझे नहीं रोक सकता और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह कोई गलत काम नहीं है। तरीका इलाज तो इससे भी खतरनाक और अजीबो-गरीब किस्म के होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस चीज़ से मैं इतनी बुरी तरह डर गई थी कि 7-8 दिन तक मेरी हालत गंभीर हो गई थी, आज वही मेरा रोज़गार का साधन भी है और सुकून भी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुक्त भी। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।